अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जी मैं हूँ मुनीबास। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे और जनाब अपना भी ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपने से जुड़े लोगों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। आज कुछ हम ना आइन और कानून के हवाले से बात करते हैं। बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं या एक्सपर्ट्स ही कहते हैं कि जनाब कौमों की जो तरक्की है ना और इस्तेहकाम है, उनके अंदर सबसे बड़ा अमल दखल ना उनके आइन और उनके कवानीन पर होता है। आइन पर अमल दरामद ही कौमों का मुस्तकबिल तय करता है, क्योंकि जो अक़वाम कानून पर अमल नहीं करती हैं ना, वो सियासी इंतशार का शिकार होकर बिखर जाती हैं। और सबसे अहम बात ये समझने की है कि कानून पर अमल जो है वो हमारे ऊपर कोई जबर नहीं है, बल्कि कानून तो बनाया ही इसलिए जाता है कि वो हम सबकी हिफाजत कर सके। इसीलिए कानून के मुतालिक कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किसी पर जुल्म के लिए बनाया गया है या वो हमारे ऊपर एक जुल्म है। हमारे मुआशरे में एक ये रवैया पाया ज़रूर जाता है कि लोग कानून की खिलाफ वर्जी करके ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ये समझते हैं कि वो तो कानून से बालातर हैं और उन्होंने कानून को तोड़कर कोई बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। और भला मुझे लगता है कि इससे बड़ी हमाकत क्या हो सकती है? क्या इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई कर सकता है कि अपनी ही रियासत का जो मुक़द्दस आइन है वो तोड़ कर कोई ये समझे कि उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर डाला है? हम लोगों को बतौर शहरी ये समझना चाहिए कि आइन जो है ना वो हमारे लिए ही बना है, हमारी हिफाजत के लिए बना है, हम लोगों ने ही बनाया है और अपनी ज़रूरत के तहत बनाया है। इसमें कोई कबाहत नहीं है कि हम लोग आइन पर अमल करें, वो हमें एक डिसिप्लिन सिखाता है, बल्कि ये बड़े लोगों और तरक्की याफ्ता कौमों का शेवा है कि वो अक़वाम कानून पर अमल करने को अपने लिए फ़ख्र समझती हैं। और कानून को तोड़ना, आइन पर अमल ना करना, एक तो ये रियासती जुर्म भी होता है, बल्कि ये अखलाकी गिरावट का भी है, कह ले कि अलमिया है। जब दिल से हम लोग जानते हैं कि अगर हम सब लोग आइन पर अमल करेंगे तो ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा, तो इसमें हम सबका इज्तिमाई फ़ायदा होगा, ना कि किसी का नुकसान होगा। अगर हम कवानीन पर अमल दरामद करते हैं, वो किसी भी तरह के कवानीन हो सकते हैं, और ये जानते बूझते हुए भी सब कुछ करना ये ज़्यादा बड़ा गुनाह होता है और जुर्म कह लें आपकी, ज़्यादा बड़ा जुर्म है। और ये सिर्फ़ एक समाजी फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि हमारा दीनी फ़रीज़ा भी है कि हम लोग कानून पर अमल करें, क्योंकि अल्लाह ताला को ज़मीन पर फ़साद बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अगर एक इलाके में कानून का निफाज ही नहीं है और वहाँ पर लाजिम फ़साद फलने फूलने की जगह उसको ज़रूर मिलती है, जिसको रोकना बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है और लाखों लोग इस लाकानूनियत का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए क़वानीन बनाए जाते हैं ताकि बराबरी के लिए, ताकि हर कोई बराबर, हर हकूक़ हो या वो फ़राइज़ हों, उसमें उनको बराबरी की जो शर्त है ना, एक जो हमें हमारा दीन इस्लाम भी हमें बराबरी की तलकीन करता है, तो उसकी वजह से उसको फैलाने के लिए ये क़वानीन बनाए जाते हैं ताकि हर किसी को उसका हक़ मिले और वो बराबर का हक़ मिले। तो इसलिए इसको ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई जुल्म करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के जो कह लें कि कवानीन बनाए जाते हैं, बल्कि उनकी एक्सेप्टेंस हमारे यहाँ पर कम है, इसलिए हमें ये लगता है, इसलिए ये जो एक नुक्ता है, एक थॉट है, ये हमारे जहनों में आता है। तो जनाब ये था आज का हमारा पैगाम जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट के हवाले से बात कर लेते हैं जनाब, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ हो चुकी है, जल्दी जल्दी में हमें होता है कि जनाब हम बहुत ज़्यादा नाश्ता नहीं कर सकते हैं या उसका एहतमाम उस तरह नहीं कर सकते हैं इस मसरूफ़ ज़िंदगी के अंदर, तो हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लिया, जिसमें चाय बिस्किट हो गए, चाय रस हो गए या जिसको चाय पापे कहते हैं वो भी हो गई, या चाय बाकर खानी खा ली, इस तरह की चीज़ों को, या ब्रेड के साथ हम लोगों ने जैम खा लिया या कुछ इस तरह का हल्का फुल्का सा नाश्ता करके हम लोग, हमारा दिल करता है कि हम ऑफिस चले जाएं या स्कूल कॉलेजेस में बच्चे जा रहे होते हैं, तो क्या ये, हमें तो लगता है कि शायद ये हेल्दी नाश्ता है। अगर हम जैसे नान वगैरह नहीं खा रहे, पाए, निहारियाँ, ये सारी चीज़ अगर सुबह नहीं खा रहे तो ये खा लेंगे,
तो शायद ये हमारे लिए हेल्दी रहेगा। तो क्या ये हेल्दी है या अनहेल्दी नाश्ता हम सुबह करके जा रहे होते हैं, और इस मसरूफ़ ज़िंदगी में हम लोग किस तरह नाश्ते के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं और इन चीज़ों को भी किस तरह हेल्दी बना सकते हैं, इस पर हमने बात करनी है। नईमा राव साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि हर्बलिस्ट हैं, और उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। नईमा साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागुल हॉर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आजकल मसरूफ़ ज़िंदगी हुई भी, आपको पता है, अफरा तफरी पड़ी हुई होती है और समझ नहीं आती नाश्ते में करना क्या है, हमने क्या खाना है। तो ये जो हम सुबह चाय रस खा लिए, चाय बाकर खानी खा ली, या इवन दो चाय बिस्किट खा लिए या ब्रेड ले ली, ये हेल्दी है? हमें तो ये हेल्दी लग रहा होता है कि हम लोग फटाफट से खा के चले जाते हैं। हाँ, टाइम बचा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात का आगाज़ जो है वो इधर से करूंगी कि देखिए, हमारी जो बॉडी है पूरी वो एक बिल्डिंग है। हाँ जी, ठीक है। जिस तरह आपने बात की है कि बिल्डिंग गिर रही है किसी जगह की, इसी तरीके से हम इन चीज़ों से, अनहेल्दी चीज़ों से अपनी जो बॉडी की जो बिल्डिंग है उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको हम गिराते जाते हैं। फिर हमें एक टाइम पे आगे पता चलता है, जब जैसे हमें शुगर जैसी स्पाइक आ जाती है या खुदा ना खास्ता और कोई बीमारी हमें सामने से आ घेर लेती है, तो तब हमें पता चलता है वो आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी बॉडी के साथ खुद ही वो नुकसान करते हैं, इस बिल्डिंग का हम खुद सत्यानाश करते हैं। अच्छा। ये जो मेरे सामने जो रखा है ये टोटली अनहेल्दी ब्रेकफास्ट है। ठीक है, ये अच्छा। हम करते क्या? हाँ जी, हम करते क्या है कि अपना टाइम बचाने के लिए अपनी अमारत को खराब किए जा रहे हैं। ये बिल्कुल अनहेल्दी है। इसके अंदर एक ब्रेड का स्लाइस अगर मैं उठा के आपको बताऊं कि इससे बेहतर है कि आप 4 चम्मच चीनी खा लें। अच्छा, जी, इसका बस थोड़ा सा हमने टाइप चेंज कर दी ना। इसी तरीके से लेट से जिस तरह किसी को शुगर होगी, मैं डायबिटिक पेशेंट, मैं अपने आप को हालांकि फुली कंट्रोल है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कहती हूँ मैं डायबिटिक हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में रहना चाहिए। तो मैं कहती हूँ आजकल जो पाकिस्तान शुगर का घर बना हुआ है, तो शुगर हमें इन्हीं चीजों से तो आई है। हम कहते हैं कि चले सुबह पराठा नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, हम ब्रेड का एक पीस खा लें। वो हम अपना टाइम बचाते हैं कि बस बाहर से वो एक अनवर मकसूद की एक बात मुझे याद आ रही है कि जो एक स्पेशल जो एक फूड चेन चली हुई है, वो कहते हैं एक औरत ने नहीं चलाई, वो जो एक औरत ने चलाई थी वो बहुत सी नालायक औरतों ने चलाई है। वो उसमें हम भी शामिल हैं कि हमने उनका घर बना दिया, अपने घर उजाड़ लिए। इसे देखिए, जब हेल्दी नहीं है हम तो हमारे घर उजड़ेंगे ना। तो ये है कि रात को आप लोग अपनी, मैं बात करूंगी हेल्दी ब्रेकफास्ट की। ये तो टोटल जो आप लोगों को नजर आ रहा है, चाय रस और ये ब्रेड, ये सारा सुबह। हाँ जी, सुबह हम कहते हैं हम तो जरा लाइट सा लेते हैं। ठीक है, लाइट सा खा लिया, चाय रस खा लिया, चाय रस ले ली, बस हम तो जरा लाइट सा लेते हैं, स्मार्ट है नहीं चाहिए। लेकिन वो स्मार्ट जो लाइट सा होता है वो हमारे अंदर की जो हमारी बुनियादें सबको हिला के रख देता है एक टाइम पे। अच्छा। मैं बताती हूँ, इन्हीं गलत कार्यों की वजह से हम जो हुए बीमार हुए। जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे कि हम नान और पाए इसमें नान भी अनहेल्दी है। ठीक है, क्योंकि वो रिफाइंड है ना। देखिए, हमने इसके अंदर से जो कार्बोहाइड्रेट्स हम इंटेक करें, प्रोटीन को हमने बिल्कुल खत्म कर दिया है। प्रोटीन से हम दूर चले गए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फिर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। फिर हमने ये कि अपनी बॉडी के अंदर उसको बर्न नहीं करना। ठीक है, अर्न करना है। इस तरह की फजूल चीजों को बर्न हमने नहीं करना। हर कोई बर्न नहीं कर सकता। हम बैठ के काम करते हैं, आजकल का डिजिटल दौर है, आजकल का डिजिटल दौर है, बस उसके ऊपर हमने बैठ के सामने स्क्रीन के सामने बैठ के काम करना है या स्क्रीन के सामने लेट के काम करना है। तो ये कि जब हम अपने दिन का आगाज ही हेल्दी तरीके से नहीं करेंगे, तो फिर ये देखिए सारा दिन हम हेल्दी काम कैसे करेंगे? लेट से एक ये बॉडी है, ये हमारी एक अमारत है, इसका एक मशीन है ये हमारी, इसका हम कितना जोर लगवा लेंगे, कितने दिन लगवा लेंगे, आखिर इसकी बस हो जानी है। जब तक हम इसमें एक अच्छा ईंधन नहीं डालेंगे, अच्छा फ्यूल नहीं डालेंगे, तो अच्छा तो फिर क्या खा सकते हैं? क्योंकि ये जल्दी जल्दी में हमें यही नजर आते हैं घर में, और हम क्या करें फिर? मैं बताती हूँ कि ये देखिए, बहुत ये अल्लाह की दी हुई देखिए ये नेमतें हैं। ये देखिए, ये मैं कहती हूँ कि ये 2 चीजें आप लोगों को नजर आ रही है मेरे सामने, मेरे घर में तकरीबन हर वक्त मौजूद। जब से मुझे शुगर हुई है, ये तकरीबन हर वक्त मेरे घर में होती है। अच्छा। ठीक है, ये है प्रोटीन से, क्योंकि हमने प्रोटीन लेनी होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, लेकिन उस वक्त तक कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे थे जब तक के 70 की दिहाई में, जब तक लोग काम करते थे, जब उनकी जब वो कैलोरीज बर्न करते थे। अभी कैलोरीज कहते हैं ना कि 1500 से 1600 तक कैलोरीज आप ले सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि 800 कैलोरीज तक रहना चाहिए हमें, जो हमारी एक्टिविटी है। ठीक है, वो 1600 कैलोरीज भी उनके लिए थी जो हल जलाते थे, जो फसलों में जाते थे, पैदल चलते
करते थे, जो झाड़ू लगाती थी घरों में, जिस तरह अब हमारी मेड है, जो अब मेड को देखें, अपने आप को देखें, हम उनके सामने बैठे होते हैं कि वो हमें पानी दे दे, वो हमें चाय दे दे, और उनके हम अपने बालों के लिए मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, और उनके बाल इतने इतने होते हैं, क्योंकि वो काम करती है, वो मेहनत करती हैं। तो जो हम मेहनत करें उसके लिए हमें ये कि प्रोटीन, हमें जो कैलोरीज चाहिए वो मेरा ख्याल है 800 से 1000 काफी होती हैं। अच्छा, बात करते हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट। देखिए, चने जो हैं, चने आप अगर रात को ही चढ़ा दें, या चने एक ऐसी चीज है, आप इसको बॉईल करके रख लें, सुबह इसको इसकी यखनी बना के रख लें। इसकी यखनी मैं कहती हूँ कि सबसे बेहतरीन यखनी है हमारी ताकत के लिए, प्रोटीन के लिए, कैलोरीज के लिए। काले चने और फिर ये उड़द की दाल भी इसको बोलते हैं, माश की छिलके वाली दाल भी बोलते हैं, इसकी मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नाम है। आप कितना भी आपको जुकाम हो, आपको बुखार हो, आपको कुछ भी, आप इसमें चंद एक बेसिक हर्ब डालें। बेसिक हर्ब डालने के बाद इसको बॉईल करें। बॉईल करने के बाद मैं कहती हूँ यखनी की तरह, शोरबे की तरह इसको पिए। आपकी बॉडी के, मैं बताती हूँ, सर से लेके पाँव तक सारी आपको फील होगा कि यार अंदर से ना बाकायदा एक जो ब्लॉकेज थी वो खुल गई है। इन चीजों से पता है क्या, हेल्दी चीजों से हम दूर हो गए हैं, अनहेल्दी चीजों के अपने आप को फजूल में हमने ना एक वो किया हुआ है कि एक मशीन में डाला हुआ कि हम बिजी है, बहुत बिजी हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो देखें, जिस तरह मैं डायबिटिक, आम बंदे भी उसको करें। वो क्या है, आप लोगों ने 2 अंडे, ठीक है, सुबह बॉयल नहीं बॉईल कर लें, बॉईल ले लें, किसी भी फॉर्म में ले लें। लेकिन देखें जिनको रोटी की हैबिट है, लेट से कभी मुझे क्रेविंग होती है कि नहीं मैंने रोटी खानी, गोल रोटी खानी है, वो क्रेविंग होती है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि 2 अंडे ले लिए, उसके अंदर कोई भी वेजेस है आपके पास वो डालिए, और 2 चम्मच बेसन डाल दिया। बेसन जो है, हाँ जी, इसका काले चने का बेसन जो है वो मैंने बनवा के रखा, वैसे सफेद चने का नहीं, काले चने का। जी जी। वैसे भी नॉर्मल लोगों को मैं बताती हूँ कि जो पराठा खाना पसंद करते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हेल्दी हैं, अल्लाह ताला उनकी सेहत को सही रखे, तो उनके लिए ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अर्ली अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सेव रखने के लिए आप जो भी आटा खाते हैं, लेट से अगर आपका 15 केजी आटा है गंदम वाला, तो उसके अंदर 5 केजी आप ये पिसवाएं साथ में, चने साथ में। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि आप चक्की से खुद पिसवाएं और उसके अंदर चने डालें। लेट से अगर आपने रेडीमेड आटा खरीदा है तो प्लीज वो तो ना ही खरीदे तो ज्यादा बेहतर। चलिए, फिर भी आजकल वैरायटीज आ गई है, तो लेट से आप ले भी रहे, उसके अंदर आप 15 केजी के अंदर ना 5 केजी आप जरूर, तो इंशाल्लाह ये है कि जहां हम जैसों को 40 की उसमें लग गई है, बीमारी लग गई है, तो ये कि इंशाल्लाह आने वाली जो नस्ल है, अगर आप इन तरीकों पे अमल करेंगे तो ये कि आने वाली नस्ल जो है वो एटलीस्ट मुझे उम्मीद है कि 60 जरूर क्रॉस करेगी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बाकी अपना लाइफस्टाइल जो वो हेल्दी बनाएं, वर्जिश करें, आप अपनी डाइट का ख्याल करें। डाइट का ख्याल कैसे करें, मैं ब्रेकफास्ट की तरफ आती हूँ, मुझे क्रेविंग होती है रोटी की, तो उसमें ये है कि मैं 2 अंडे, थोड़ी सी वेजिस जो भी पड़ी हूँ आपके पास वो, और 2 चम्मच बेसन, उसका एक बना के पेस्ट, और वो मैं ग्रीस करती हूँ फ्राई पैन को, देसी घी है मेरे पास या ऑलिव ऑयल है, कुछ भी है, उसके साथ आप उसको फैला दें, वो एक बहुत ही प्यारी गोल सी रोटी बन जाएगी। बस आप वो रोटी खाएं, रोटी की क्रेविंग भी पूरी होगी। वो एक इंतहाई हेल्दी ब्रेकफास्ट है। उसके अंदर देखें, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मैंने नहीं डाले, उसमें प्रोटीन आ गई है, प्रोटीन आ गई है। और जो बेसन है, बेसन ये है कि है, मानती हूँ ये अनाज की फैमिली से, लेकिन इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ना होने के बराबर है। ठीक है, हाँ जी। बाकी ये है कि अगर आप, जिस तरह अब मैंने एक नई अपने लिए ही काम किया, मैं आप सबको बताती हूँ, वो सबके लिए है। जी। देखिए, शुगर जो है, लेट्स से मुझे शुगर है, शुगर जो है वो एक, मैं कहती हूँ कि एक बैरियर बन जाता है। मैं कहती हूँ कि जिसको शुगर होगी वो जरा तमीज में आ जाता है। आप ये कहें कि उसके ना, उसको पता चल जाता है, डिसिप्लिन में आ जाता है, डिसिप्लिन में कितना खाना है कितना नहीं खाना। एग्जैक्टली, मैं यही वर्ड यूज करना चाहती हूँ, वो डिसिप्लिन में आ जाए, डिसिप्लिन लाइफ हो जाती है। वो जिस तरह हम ऊपर नीचे मशीन में चीजें ठूसते हैं ना, फिर मशीन वो उस तरह नहीं खा सकते, वो एक डिसिप्लिन लाइफ हो जाती है। तो नईमा राव साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, हमें उन्होंने बताया कि किस तरह आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट की तरफ जाना है, और बड़ा इजी एंड क्विक है सारी चीज़ें जो हम लोग डिमांड कर रहे होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता। नहीं साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। जनाब, अब कुछ ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं। ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ मसाइल से गुजर रही होती हैं। कुछ बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और कभी कभी सेहत से मुतालिक छोटे छोटे चैलेंजेस से भी हमें, या मसले मसाइल से भी गुजरना पड़ता है। आजकल का जो प्रॉब्लम है, जो कि बहुत हाईलाइटेड है, वो है
पीसीओएस का मसला जो कि अर्ली एजेस में ही जो लड़कियां हैं उनको दरपेश है, तो आज उसके हवाले से बात करेंगे कि पीसीओएस की वजह से आपको पता है कि वेट गेन रैपिडली हो रहा होता है, बहुत सारी मज़ीद पेचीदगियों का सामना करना पड़ रहा होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको फेस करना पड़ता है। तो इसमें आपकी ग़िज़ा का कितना ज़्यादा अहम रोल है, इस पे बात करेंगे। और जो इससे रिलेटेड जो बहुत से मिथ्स हैं जिनको जोड़ा जाता है, उनसे रिलेटेड भी आज हमने बात करनी है और इनकी रेमेडीज़ जानने की कोशिश करनी है कि किस तरह वेट गेन को कम किया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए रबिया ख़ान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। रबिया, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। रबिया, ओबेसिटी एंड पीसीओएस, क्या ये इंटरलिंक्ड है? पीसीओएस की वजह से ओबेसिटी आपकी हो जाती है, आपका वेट गेन हो रहा होता है, या वेट गेन की वजह से आपको पीसीओएस का मसला हो सकता है? अच्छा, दोनों फैक्टर्स होते हैं। अच्छा। सबसे पहले आते हैं मोटापा या ओबेसिटी जिसे कहते हैं। यही मेन कॉज है बहुत सारी बीमारियों का। ठीक है। यही आपको शुगर करवाएगा, यही आपको दिल के मसले देगा, हार्ट डिजीज़ देगा, यही आपको और बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी देता है। तो ओबेसिटी जो है रूट कॉज है, लेकिन ओबेसिटी की वजह से हमें पीसीओएस होता है। अच्छा। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है हमारी बॉडी में। लेकिन कई दफ़ा बहुत स्लिम लड़कियां भी होती हैं जिनको पीसीओएस होता है, उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता वेट गेन करना शुरू कर देती हैं। बिल्कुल ऐसी उनकी ओबेसिटी की तरफ वजह चली जाती है। तो ये होता है। और हार्मोन्स जो है ना, फीमेल्स में दो ही इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। इसके अलावा जो है जो मेल हार्मोन्स होते हैं, जब वो ज़्यादा होते हैं फीमेल्स में, तो आपको पीसीओएस का मसला होता है। अब पीसीओएस कैसे करें कि इस लड़की को पीसीओएस है और इसको नहीं है, अच्छा। डिफरेंशिएट कैसे करना है? अब प्यूबर्टी, जब लड़कियों को शुरू में पीरियड्स होते हैं, उसके सिम्टम्स मेनाकी के और पीसीओएस के सेम होते हैं। तो पहले 8 साल तो पीरियड्स के तो आपने वो नहीं, हम कह सकते हैं पीसीओएस है ना, उनका 8 साल में अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए पीरियड्स होने से लेके 8 साल तक। उसके बाद आपको पहला अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए अकॉर्डिंग टू गायनेकोलॉजिस्ट। और उसके बाद पता चलता है आपके फेशियल हेयर, फेस पे हेयर आ जाते हैं। उसके अलावा आपको चेस्ट पे हेयर आते हैं, बैक पे हेयर आते हैं, बाल बहुत मोटा हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप डिफ्रेंशिएट करते हैं पीसीओएस वाले वुमेन में और नॉन पीसीओएस वाले वुमेन में। अब मिथ जोड़ी जाती है कि पीसीओएस वाली जो खवातीन है वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। ऐसा नहीं है, कंसीव नहीं कर सकती। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर किसी को पीसीओएस है तो वो खातून जो है उसको शी माइट हैव अ मिसकैरेज, अगर वो मैनेज नहीं कर पा रही चीज़ों को ठीक तरीके से। तो पीसीओएस से रिलेटेड ये जो मिथ है कि वो कंसीव नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी खवातीन हैं जिनको पीसीओएस हैं और वो कंसीव भी कर पा रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि पहले पीसीओएस का ट्रीटमेंट होता है ना, फिर उसके बाद आपके ऑब्वियसली चीज़ें जो है ना वो सेटल डाउन होती जाती हैं। एग्जैक्टली। अब मदर्स को चाहिए अपनी बेटियों को ऑब्जर्व करें, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पे मदर्स ही देख सकती हैं कि घर में बेटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत चिड़चिड़ी। टीनेज में तो बच्चे वैसे होते हैं, लेकिन एक्ने उसको बहुत ज़्यादा हो रही है, फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें, इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, पीरियड्स या तो 4-4, 5-5 महीने नहीं हो रहे, और अगर हो रहे हैं तो इतना हैवी फ्लो है कि 15, 20, 30 दिन तक पीरियड्स जा रहे हैं और बहुत हैवी फ्लो है। इसके बाद फिर फर्दर गायनेकोलॉजिस्ट आपको रेकमेंड करते हैं अल्ट्रासाउंड करना है, पेल्विक एग्जामिनेशन करना है, ब्लड टेस्ट करने हैं, और उसके बाद आप मेडिकेशन पे आते हैं, और साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस भी होते हैं। और ये सारी चीज़ों के बाद हमारा इम्पॉर्टेंट रोल आता है कि इसके अंदर, अच्छा, पीसीओएस को रिलेट किया जाता है कि जी ख़ासतौर पे ये जो आजकल चिकन हम लोग खा रहे हैं उसकी वजह से लड़कियों में ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि उनको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, हार्मोन्स चेंज किए जाते हैं। तो वाकई ऐसा है कि जो ब्रॉयलर चिकन हम खा रहे होते हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है, या ये जेनेटिक्स या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं? जेनेटिक्स भी होते हैं, लेकिन चिकन की एक बात बता दूं, पकने के बाद एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, उसके बाद उसके अंदर जो भी इंजेक्शंस दिए होते हैं चिकन को वो सब मर जाते हैं। तो वो होना ना होना एक बराबर है, लेकिन हमें चिकन से ज़्यादा देसी चिकन को प्रमोट करना चाहिए ब्रॉयलर से ज़्यादा। एक अगर हम हेल्थ वाइज देखें ना, तो आपने मटन या बीफ या देसी चिकन होता है उसको ब्रॉयलर को तरजीह नहीं देनी चाहिए। अच्छा। लेकिन हमारे पास प्रोटीन सोर्स है ही वो, तो फिर कुछ ना होने से होना बेहतर है। लेकिन उसको एक अच्छे टेम्परेचर पे बनाना चाहिए, ज़्यादा हीट
हीट पे भी नहीं बनाना, ना ही कम हीट पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे बनाना है, ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है या बाकी चीज़ें हैं वो भी मर जाएं। ठीक है। अच्छा, इसमें प्रोटीन का कितना ज़्यादा कह लें कि पोर्शन होना चाहिए, खासतौर पर जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम है? किस किस्म की रूटीन? मतलब प्रोटीन में ओके। चिकन खाएं, हाँ, वो मीट खाएं, वो क्या खाएं? प्रोटीन में फिश बहुत अच्छी है, ओके, एनिमल बेस्ड प्रोटीन में, ठीक है। उसके अलावा चिकन भी अच्छा है, ठीक है। मटन भी अच्छा है, लेकिन अगर आप मटन को जो है यखनी के तौर पे लें तो वो आपकी जो इन्फ्लेमेशन हुई होती है ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। ओके। अदरक और जिंजर और गार्लिक, ये दोनों चीजें आपने लाजमी यूज करनी है, चाहे आप कैवे की फॉर्म में यूज करें या उसमें। अब बात कीजिए प्रोटीन प्लांट बेस्ड, तो वो दालों में आ जाता है, वो दालें और टोफू, जिसको हम चीज कह सकते हैं, या बाकी चीजें, टोफू है जो घर में आप फटा हुआ दूध पनीर बनाते हैं ना, वो बहुत अच्छा होता है। ओके। तो दूध अगर फट जाए तो उसका पनीर बना लें, वो बहुत ही बेहतरीन प्रोटीन का सोर्स है। ओके, तो वो आप खा सकते हैं, वो भी एज अ टोफू की शक्ल ही हो जाता है ना। मतलब बाहर के लोग उसको टोफू कहते हैं, हम लोग यहाँ पे उसको फटा हुआ दूध कहते हैं और बाद में फेंक देते हैं। तो जनाब हमारे साथ राबिया खान मौजूद थी, हम बात कर रहे थे ओबेसिटी के हवाले से, पीसीओएस के हवाले से, खास तौर पर कि जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम हो जाता है वो अपनी डाइटरी हैबिट्स किस तरह चेंज कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना है। राबिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, डिजिटल दौर में हम जी रहे हैं और मोबाइल फ़ोन से हम छुटकारा हासिल नहीं कर सकते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी से हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। अब इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं मेंटली तो हमें देखने को मिलते ही हैं, लेकिन हमारी आइज़ भी इससे इफ़ेक्ट हो रही होती है, क्योंकि 10 से 12 घंटे हम लोग इस पर स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं या अपना कामकाज भी इसके ऊपर कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से हमारी जो आँखें हैं वो कितना ज़्यादा रिस्क पर हैं, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शर्मीन हैं, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर शर्मीन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर शर्मीन, डिजिटल दौर में हम रह रहे हैं, तो ये हमारी आंखों की बनाई को किस तरह मुतासर कर रहा है कि हमने 10 से 12 घंटे ऑलमोस्ट हम लोग अपने फ़ोन के ऊपर गुजारते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, काम भी उसके ऊपर बहुत से लोगों का आपको पता है कि डिजिटल हो चुका है, लैपटॉप के ऊपर कर रहे होते हैं। तो ये कितना रिस्की हो गया है हमारी आंखों के लिए? अच्छा मुनीबा, ऐसे है कि अब डिजिटल स्क्रीन्स का एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि हर किसी का ही जो है वो 10 to 12 आवर्स बन जाता है। कुछ हमारा ऑफिस वर्क हो जाता है, उसके बाद हमने इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ करना होता है, तो इसको कह लें अभी लाइफ का पार्ट इस तरह से बन चुका है कि निकालना तो पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं आई पे। एक टर्म यूज़ होती है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। अच्छा, ठीक है, उसका आप बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर पे होते हैं कि जब आप स्क्रीन पे एक्सपोज हैं तो आपको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो सकता है। अब इसमें कुछ सिम्टम्स हैं जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि आपकी आइज़ फटीग्ड हो जाएंगी, ठीक है, टायर्ड आइज़ हैं, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपको कह लें ब्लडी विजन हो सकती है, तो आपका दिल करता है कि मैं आंख को बार बार रब करूँ ना। तो ये सारी जो आप सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इट कुड बी ड्यू टू द कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। लेकिन इसको कह लें कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से भी पहले एक ज़रूरी है कि आप एक आई एग्जामिनेशन करा लें। बिकॉज हो सकता है कि वो अगर आपका कोई माइनर सा रिफ्रैक्टिव एरर है, यानी कि आपकी आई साइट वीक है, तो वो कह लें कि वर्स कर रही होगी चीज़ों को। तो हो सकता है कि आप कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से भी पहले आप एक हल्के से नंबर से आप सफ़र कर रहे हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, तो आपकी वो एग्जामिनेशन पहले हो जाए कि मे बी आपको एस्टिग्मेटिज्म हो सकती है और मायोपिया हो सकता है। हाँ जी, तो वो आपकी कह लें कि एक चेकअप हो जाए ताकि हमें पता चल जाए कि कहीं आईसाइट वीक तो नहीं हो रही। अगर एक पर्सन है उसकी आईसाइट अगर वीक थी तो हो सकता है कि उसकी सिर्फ एक माइनर सी ग्लासेस की करेक्शन की जाए तो उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। ओके, तो लेकिन ये जो लोग खासतौर पर ये लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं या स्क्रीन्स पे काम कर रहे होते हैं, किन बीमारियों का रिस्क हो सकता है आंखों से रिलेटेड उनको?
मतलब एक नॉर्मल, मतलब हम लोग जो है हमारा इतना काम नहीं है, लेकिन हम लोग सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए जैसे फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जिनका काम ही स्क्रीन्स के आगे है या फ़ोन के ऊपर है, तो उनके लिए कितना रिस्क हो सकता है और किन किन बीमारियों के साथ वो एड्रेस हो सकते हैं? ठीक, अच्छा जैसे अभी मैंने कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की बात की ना, इसमें सबसे पहले तो आपको ड्राई आई आ जाएगी। ड्राई आई अब ड्राई आई आएगी क्यों? बिकॉज एक जो सबसे पहले जब हम स्क्रीन पे एक्सपोज्ड होते हैं तो हमारा ब्लिंक रेट इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब आप देखें ना, आप जब स्क्रीन पे काम कर रहे हैं हम बहुत ज़्यादा हाइपर फोकस्ड होते हैं, हम उसको स्टेयर कर रहे होते हैं, गेजिंग हमारी इस तरह से हो रही होती है। तो अगर एक नॉर्मल पर्सन 10 to 15 टाइम्स ब्लिंक कर रहा है पर मिनट, तो जब आप स्क्रीन पे एक्सपोज होते हैं तो इट रिड्यूस्ड लाइक 4-5 मिनट्स भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो आपकी ब्लिंकिंग इफेक्ट हो गई। जब आपकी ब्लिंकिंग इफेक्ट हो गई, आपने एक नेचुरल मैकेनिज्म जो था टेयर फिल्म एक्सचेंज होने का, आपने वो डिस्टर्ब कर दिया। आपने उसको ज़्यादा देर के लिए आपने ब्लिंक नहीं किया तो वेपोरेशन रेट बढ़ गया, एयर के साथ इन कांटेक्ट आने का। अब जहाँ पे आपकी टेयर फिल्म डिस्टर्ब हो गई तो आपको ड्राई आई आना शुरू हो गई, ठीक है। अब ड्राई आई की आगे बहुत सारी कह लें कि वो सिम्टम्स हैं, वो किस तरह से, उसमें भी आपको ब्लरिंग आ सकती है, आपको इचिंग आ सकती है, वाटरिंग इवन आ सकती है। पेशेंट, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि पेशेंट समझ रहा होता है कि एक तरफ डॉक्टर मुझे कह रहे हैं मुझे ड्राई आई है, और दूसरी तरफ मेरी तो आंख में पानी बहुत आता है। वो ऐसा नहीं होता, उसमें वाटरिंग आ सकती है, वो इनफैक्ट आपकी रिफ्लेक्स वाटरिंग होती है ना, बॉडी कंपनसेट कर रही होती है उस चीज़ को, तो वो ड्राई आई का पेशेंट हो सकता है। फिर उसके बाद ये है कि जब हम स्क्रीन पे फोकस करते हैं तो हमारा एक आई का मैकेनिज्म है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में मतलब ये होता है कि आपके आई के मसल्स नेयर पर फोकस कर रहे हैं, तो जब आप लॉन्ग टर्म के लिए मसल्स को नेयर पे फोकस करवा रहे हैं तो उसमें भी स्ट्रेन आने का चांस बहुत ज़्यादा है। जस्ट मेक इट मोर सिंपलर, जैसे आप लाइक अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी चीज़ बॉडी के मसल्स को एक्सर्शन कर रहे हैं, तो उसमें चांस होगा ना कि वो स्ट्रेन में चला जाए, स्पैज़ में चला जाए। वी हैव मसल्स इन आवर आई, तो जब आपने कंटिन्यूस नेयर वर्क करवाते रहे हैं उससे, तो हमारी वो एक अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा एक्सर्ट होगी, तो अकोमोडेशन स्पैज़ में पेशेंट जा सकता है, तो ये भी एक मसला वो फेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो दूर की नज़र जो है ये काबिल इलाज है? अगर मतलब कम हो रही है दूर की नज़र तो क्या उसको रोका जा सकता है? अच्छा, इसमें भी एज पहले तो हम टारगेट करेंगे ना। अगर तो बच्चा है तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट है, ठीक है। अर्ली एज में अगर वो आपने उसकी आईसाइट नहीं ट्रीट की ना, तो फिर और रिस्क फैक्टर्स की तरफ चले जाते हैं। लेजी आई का होने का बहुत ज़्यादा चांस है, एम्ब्लियोपिया का होने का चांस है, अगर कह ले अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ, बिकॉज वो एक डेवलपिंग टाइम पीरियड था, उसमें आपने उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया ना, तो वो अब एक पर्सन है जो एडल्ट है, वो ग्लासेस नहीं लगा रहा, उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। मतलब मेरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होगा, आपका अलग होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन ये सारे काबिले इलाज हैं। अगर आप इनको इनिशियल स्टेजेस पे इनका ट्रीटमेंट कराना शुरू हो जाते हैं तो, और अगर आप नहीं करा रहे हैं और इसको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है कि आगे जाके मुख्तलिफ आंखों की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए बर वक्त जो है ना वो तशखीस करानी चाहिए। मैं भी तशखीस कराऊंगी और मैं भी पता करूंगी कि अब मेरी आंखों का क्या हाल हो चुका है। तो हमारे साथ डॉक्टर शर्मीन मौजूद थी, आई स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर शर्मीन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं जनाब रमज़ान पैकेज के हवाले से, क्योंकि रमज़ान पैकेज के ज़रिए अब मुस्तहिक़ ख़ानदानों को फ़ी घराना 10,000 रुपये जो है ना वो दिए जाएंगे। पिछले साल हमने देखा था कि एक पैकेज पूरा बनाया गया था जिसमें कुछ रोज़मर्रा की जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो दी गई थी उस पैकेज में, जिसमें आटा, घी, दालें और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, बेसन आ जाता था। इस दफ़ा पंजाब हुकूमत ने ये प्लान किया है कि जनाब हम ये चीज़ें नहीं देंगे, हम फ़ी घर जो है वो 10,000 रुपया दिया जाएगा ताकि जिसको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी वो उन पैसों से ख़रीद लेगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? 15 फरवरी गालिबन इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के अमल को मुकम्मल करने के हवाले से। उसके बाद इसको किस तरह प्रोसीजर अमल में लेकर आया जाएगा। दूसरा ये कि जनाब जो सब्सिडाइज अशिया है उनका क्या मामला होगा, जो हमारे यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो सफ़ेद पोश तबके के लिए इनफ हैं या नहीं है, ये सफ़ेद पोश तबका इसमें आता है कि नहीं आता, इस पर बात करने के लिए जाहिद आबिद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब्दुल कादिर मदनी ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों को वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है, शुक्र अल्लाह। जाहिद साहब आप ही से स्टार्ट करती हूँ। पिछली दफ़ा हमने देखा कि एसेंशियल चीज़ें दी गई थी पैकेज में रख के, और तब भी कहा गया था कि जी दहलीज तक पहुँचाई जाएंगी।
मेरे ख्याल से जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया था पंजाब हुकूमत की तरफ से, वो पहला रमज़ान था उनका, ये दूसरा रमज़ान है। इसमें उन्होंने कहा है जी हम 10,000 फ़ी ख़ानदान देंगे, जिसमें कोई ऐसा सच कोई बड़ा मसला नहीं आएगा कि भाई सबको एक जैसी चीज़ें मिल जाएगी, मयार का भी मसला नहीं आएगा ना। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मुनीबा, रमज़ान पैकेज में एक तो आप आधी खबर आपने दी है। क्या आधी खबर ये है कि 10,000 रुपया मुस्तहिक लोगों को मिलेगा। अच्छा। और कौमी असम्बली में कल मेंबरान कौमी असम्बली की तनख्वाहें बढ़ी हैं, जो कि अच्छा। तकरीबन 2-2.25 लाख से बढ़ा के 5-5.5 लाख कर दी गई हैं। वाह, और वो वाह, भी मेरे ख्याल रमज़ान पैकेज की वाह वाह वाह, ईद क्या गिफ्ट बात के है, तौर क्या पे, बात है, रमज़ान क्या पैकेज बात के है। तौर मतलब पे। उनको भी तो पैकेज हाँ, चाहिए था ना तो- रमज़ान में। तो वो आपने आधी खबर पहले दी तो है। पंजाब असम्बली में बढ़ी ना, अब हाँ, कौमी असम्बली में तो बढ़ी। वो आपने आधी ठीक खबर दी, है। मैंने कहा पूरी अच्छा, खबर इसको। सही है। बाकी रमज़ान जब भी आता है पंजाब हुकूमत की जानब से, वफाकी हुकूमत की जानब से ये पैकेजेस आते रहते हैं, उनमें मुख्तलिफ चीज़ें दी जाती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये इसका जो हुजम है वो श्रिंक होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, सही है। मतलब पहले जिस तरह हम देखते थे रमज़ान पैकेज या रमज़ान जब आता था तो लाहौर शहर में कम से कम 30-31 बाजार लगते बाजार, थे। हाँ, मॉडल बाजार, के रमज़ान हवाले मॉडल से। बाजार लगाए हर जाते थे। इलाके में ठीक एक है। बाजार जहाँ पर हाँ जी। आटा, चीनी, घी, जो बुनियादी अशियाँ हैं वो सस्ती मिलती थी, इसके साथ साथ सब्जी और फल भी कंट्रोल रेट पे मिलते थे। तो वो तो अब श्रिंक होता जा रहा ठीक है है। चीज़ें। ये तो वाजे हो गया कि अब सिर्फ मॉडल बाजार होंगे और आम मार्केट रमज़ान होगी, बाजार नहीं और होंगे। उसके अलावा 10,000 रुपया जो मुस्तहिक लोग जिनकी डेफिनेशन हुकूमत कर लेगी कि ये मुस्तहिक है उसको मिल जाएगी। ओ, तो असल में तो अब जो सब्सिडीज़ कम की जा रही हैं उसका सबसे बड़ा असर हमें इधर भी रमज़ान पैकेज में भी नज़र आ रहा है। ठीक है। जिसकी एक वाज़ेह मिसाल ये है कि कल एक अदाद-ओ-शुमार जारी हुए हैं जिसमें बताया गया कि वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता 6 माह में जो सब्सिडीज़ दी थी उसमें 34% कमी की गई है। अब सब्सिडीज़ जो होती हैं वो आवाम के लिए होती हैं सब्सिडीज़। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 2024 का जो माली साल था उसके 6 माह में तकरीबन 374 अरब रुपए की सब्सिडीज़ दी गई, जबकि इस साल पहले 6 माह में तकरीबन 254 अरब रुपए की सब्सिडीज़ दी गई। तो इससे अंदाज़ा होता है कि अब हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो अवाम नहीं है, उसे एक चूँकि आवाम को ये आदी कर चुके हैं सब्सिडीज़ का, अब यकदम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन पॉलिसी यही है कि इन सब्सिडीज़ को हमने ख़त्म बतदरीज ख़त्म करना है। और ये जो 10,000 रुपया दिया जाएगा इसका डाटा कि कितने लोगों को दिया जाएगा ये अभी फिगर नहीं है। अच्छा। कि 2 लाख 5 लाख पूरे पंजाब में कितने घराने होंगे जिन्हें ये 10,000 रुपया दिया जाएगा, उनकी तशख़ीस किस तरह होगी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कोई म्यार बनाया जाएगा, या हर ये हुकूमती लोग जो हैं वो अपने लोगों हल्के की में, एक हाँ। हल्का वाइज लिस्टें बनाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हैं। अच्छा। लेकिन असल पॉइंट यही है कि हुकूमत अब सब्सिडी से हाथ खींच रही है। वो कह रही है कि अवाम अपने तौर पे अब जीना सीख लें, हमारे पास अब कुछ नहीं है, इसलिए अवाम के लिए रमज़ान पैकेज जो पहले दिए जाते थे, ईद पैकेज जो पहले दिए जाते थे वो शायद वो अब नज़र नहीं मिलेंगे। आएंगे। सही है। नकद दिया जाएगा, अब वो नकद किसको मिलता है, किस तरह मिलता है, उसमें अभी लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ कोई एक ऐसा जो है ना हमारे पास प्लान नहीं आया हाँ, है। वो चूंकि ओपन नहीं होती चीज़, वो सब कुछ कागज़ों में होता है, तो कागज़ों में कुछ भी हो सकता है। मगर अगर रमज़ान बाजार लगा तो वहाँ नज़र आ रहा है कि चीनी इतनी रेट मिल जी, रही है, आटा जी। इस रेट में मिल रहा है। लेकिन जिस वक्त आप वो सिर्फ कागज़ों तक महदूद रख देंगे कि किसको जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हाँ। वो डाटा कहाँ से मिलेगा, किसको मिलेगा, वो बिल्कुल किसी को ऐसा नहीं ही है। और वी डोंट नो कि मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। तो मदी साहब आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? लास्ट ईयर वाला जो एक मैकेनिज़्म तैयार किया गया था कि एसेंशियल चीज़ें लोगों तक पहुँचें, वो एक पैकेज बना के दिया जा रहा था, वो बेहतर था? ये फ़ीकस 10,000 रुपया दिया जा रहा है जिसका डाटा भी हमारे पास नहीं है कि किसके थ्रू दिया जाएगा, कि ये बेहतर था? अच्छा, इसमें यह है कि जो गवर्नमेंट है या मतलब कि जो काबीना है उसकी कोशिश ये होती है कि वो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो रिलीफ दे सके महदूद वसाइल के साथ। जी। गुज़िश्ता साल जो दिया गया था, पैकेज दिया गया था, उसमें दालें थी, घी था, आटा था, चावल और इस तरह की चीज़ें थी। उसके ऊपर भी जो है वो थोड़ी सी तनकीद ये हुई थी कि इसमें जो म्यार जो है वो बेहतर हाँ, नहीं उस है, तरह आटा का जो नहीं है है, वो हाँ उस तरह नहीं है। अच्छा, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा। और होती किस लेवल पे हैं, मतलब कि जब अब वज़ीर आला जो पंजाब है उसकी जानिब से ये कहा गया कि अगर मिसाल के तौर पे कि 3 करोड़ लोगों में 30 अरब रुपए की हम रमज़ान सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये पैकेज उनको दिया जाए ताकि उनके रोज़े जो हैं वो बेहतर अच्छे अंदाज से गुजर सकें और कोई जो है वो मुश्किल ना इन्हें आ सके। अब हुकूमत जो है उसने जो है वो पॉलिसी भी दे दी, फंड्स भी दे दिया। अब इसके नीचे जो वो पैकिंग करने वाले हैं, जो प्रोक्योर करने वाले हैं,
उन्होंने अब अपना रमज़ान पैकेज और ईद पैकेज और सब कुछ जो है वो निकालना शुरू कर देना है। अच्छा, अब इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या इन कबाहतों से बचने के लिए जो है वो एक नया जो है इस बार ये तजर्बा किया जा रहा है कि पैसे दे दिए जाएं ताकि लोग जो हैं वो कि ये मामला ही ख़त्म हो के मयारी था या नहीं मयारी अब था। जैसे आपको याद होगा कि एक दौर में पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब की पूरी आवाम के लिए जो है वो आटा फ्री कर दिया था। अब उसमें ये हुआ कि फ्लोर मिलर्स की जानिब से जो है वो एक नया, अब रमज़ान के रोज़ों के दौरान जो है ये भी शिकायत आई कि फ्लोर मिलर्स की जानिब से जो है नाकिस आटा पैक करके जो है वो दिया जा रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब इसको रोका कैसे जाए? अब एक एक थैले को खोला नहीं जा सकता, या ये तो लोगों की जो है वो अपनी भी होती है कि वो क्या ईमानदारी से जो उनको पैसे गवर्नमेंट दे रही है। अब वो जो आटे के पैसे थे वो तो गवर्नमेंट ने दिए थे, लेकिन अब ये कैसे इंश्योर किया जाएगा जी मुस्तहिक खानदानों तक पहुंचना है ये? अब ये कैसे इंश्योर होगा? देखिए हम अमूमी तौर पे, क्योंकि जो मार्केट की चीज़ें होती हैं या बाजार और इनकी चीज़ें होती हैं, हम अमूमी तौर पे एक वर्ड यूज़ करते हैं माफिया। हाँ जी। तो माफिया जो है ना वो भी अपना रास्ता निकाल लेता है। अगर कानून जो है वो एक नई शक्ल लेता है तो जो मुजरिम जो है वो भी एक अपने रास्ते निकाल लेते हैं, वो भी अब नए टूल्स निकालेंगे। अब देखेंगे कि इसमें जो 10,000 रुपया मिलेगा उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो कहाँ पे लोगों को तंगी होती है, ओके, कार्ड की डिलीवरी पे कहाँ पे, क्योंकि ये एक ATM कार्ड होगा। अच्छा, तो उसकी डिलीवरी पे जो है वो क्या जो है वो मुश्किलात सामने आएंगी। और ये अभी तो बिल्कुल जो है वो खाका दिया गया है कि इस तरह ये जो है कैश नहीं मिलेगा, ये ATM कार्ड के थ्रू मिलेगा। ये ATM कार्ड के थ्रू में जिस तरह जो है वो किसान कार्ड जो है वो दिया गया है। इसके अलावा जो है जो अक़लियती कार्ड दिया गया है या जो मुस्तहकीन के लिए जो कार्ड दिया गया है उसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो है इसमें जो रजिस्ट्रेशन का अमल होगा उसमें जो है वो उस पर चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि बहुत से जब बाजार लगा करते थे उसमें ये होता था कि लोगों के सामने मेयार नज़र आ रहा होता था। हम लोग वहाँ पे जाते थे तो उसमें चीज़ें बेहतर भी हो जाती थी कि देखें जी ये जो प्याज या टमाटर जो है वो गला सड़ा है और इसका मेयार बेहतर नहीं है। आवाम भी सामने वो जो है वो शॉपों में और स्टॉल पे लगा हुआ जो है उसकी शिकायत कर देते तो उसमें बेहतरी आ जाती थी। लेकिन उसमें यह था कि जो सफ़ेद पोश तबका था, जिसे हम ये कहते हैं कि वाइट कॉलर, जो किसी के आगे हाथ ऐसे नहीं कर सकता, वो जो या किसी से इमदाद अपने मुंह से नहीं कह सकता, वो जाता था और वो जाके अपने लिए जो है वो खरीदारी कर लेता था। वो चीज़ें जो है वो अब ख़त्म हो चुकी हुई हैं। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर पे आपने जिस तरह जिक्र किया कि यूटिलिटी स्टोर पे भी रमज़ान पैकेज आता था, लेकिन अब वो भी एक महदूद हो गया हुआ कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको मिल सकेगा। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, किसी वजह से आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही, चाहे वो टेक्निकल मामला है, मुस्तहिक आप हैं लेकिन आप उस रिलीफ से जो है वो महरूम रहेंगे। लेकिन अगर आप मुस्तहिक नहीं हैं और आप रजिस्टर्ड हो चुके हुए हैं, माजी में हमने देखा है कि कौन से ग्रेड के कौन से अफसरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड रहे हैं। अगर आप रजिस्टर्ड हो चुके हुए हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता कि कि आप वो जो है ना हासिल कर सके सब्सिडी। वो जो गरीब के लिए सब्सिडी या रिलीफ रखा गया है, आप उस पर जो है वो डाका मारें, वो रोक नहीं, और उसकी शिकायत भी कहीं नहीं हो सकती। तो ये जनाब सारी सूरत हाल थी, खासतौर पर रमज़ान पैकेज, रमज़ान नहगेवान पैकेज जो कि पंजाब हुकूमत की तरफ से मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें 10,000 फ़ी कस अफराद को मिलेगा, एक ख़ानदान को, अफराद को नहीं एक ख़ानदान को मिलेगा। तो देखते हैं कि इसके अंदर कितनी ट्रांसपेरेंसी आती है और ये प्रोसीजर कितना फ़ायदेमंद साबित होता है। जाहिद आबिद साहब, अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं। और लाहौर को बागों का शहर कहा जाता है। खूबसूरती इसकी जो है ना वो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा कह लें कि मशहूर है, फेमस है, खूबसूरत शहर है, क्योंकि यहाँ पर बाग ही बाग है। लेकिन किसी न किसी हद तक हमें गंदगी भी नज़र आती है। अब उस गंदगी को साफ़ करने के हवाले से एक बड़ा प्रोग्राम जो है ना वो पंजाब हुकूमत की तरफ से लॉन्च किया गया जी, सुथरा पंजाब प्रोग्राम, ताकि पूरा पंजाब हमें लशपश करता हुआ नज़र आए, कहीं पर भी हमें गंदगी नहीं नज़र आनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का ये मोटिव था इस चीज़ को लेकर।
तो लाहौर के बेशतर इलाके हैं, मखसूस इलाके हैं, वहाँ पर तो साफ़ सुथराई हमें नज़र आती है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसी पेरिफ्रीज अभी भी हैं जहाँ पर गंदगी मामूल के मुताबिक कभी भी मौजूद है। कूड़ा करकट वहाँ पे अभी भी मौजूद नज़र हमें आता है। जहाँ पर शादरा के बेशतर इलाके हैं, उसके अलावा अमर सिद्धू है, इस्माइल नगर है, सितारा कॉलोनी है, गुजर कॉलोनी है, वहाँ पर भी गंदगी के ढेर नज़र आते हैं। तो क्या सूरत हाल है? ये जो पंजाब सुथरा प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये कितना काबिल अमल है, इस पर बात करनी है। और एक और दावा किया गया था सूबाई वज़ीर इत्तलात की तरफ से कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के ज़रिए जनाब 1 लाख नौकरियां देने का भी दावा किया गया था। तो क्या लोगों को नौकरियां मिली हैं या नहीं मिली हैं? इस पर बात करने के लिए सुहेल कैसर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे आपकी बात कराते हैं। सुहेल साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब, सुथरा पंजाब प्रोग्राम कितना काबिल अमल है भी कि नहीं? अगर फ़र्ज़ कर लें कि काबिल अमल नहीं है तो भी इसको काबिल अमल होना चाहिए। अच्छा। इसलिए कि बेसली सफाई तो एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में शामिल है और इसको शामिल होना चाहिए। जी बिल्कुल। ये अलग बात है कि हम वही जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं कि गुफ्तार के गाजी हैं तो किरदार के गाजी तो हैं नहीं। दावे तो हम यही करते हैं जी कि सफाई निस्फ ईमान है और साफ़ सुथरा होना चाहिए। देखें जी, कोई जानवर भी कहीं बैठता है तो अपनी दुम से पहले उस जगह को साफ़ कर लेता है, फिर बैठता है। लेकिन अमलन हमारा जो रवैया, जो हमारे समाजी रवैये हैं, बुरे समाजी रवैये हैं, उनमें से एक बुरा समाजी रवैया ये भी है कि हम सिर्फ बातों की हद तक सफाई की अहमियत को समझते जानते हैं, लेकिन अमलन उस पर बेशतर सूरतों में अमल करने के लिए तैयार नहीं होते। मतलब 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन बेशतर सूरतों में हम खुद गंदगी फैलाने के शौकीन होते हैं। जहाँ तक रही बात काबिल अमल होने की, तो इसमें कोई शक नहीं है। देखें, जहाँ हम हुकूमत के ऐसे कामों पर जो मतलूबा नताइज नहीं दे रहे होते उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो वही जो अच्छे इक़दाम होते हैं उनकी तारीफ भी करनी चाहिए और हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। और ये एक ऐसा काम है जो बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था और अब तक इस प्रोग्राम के तहत मतलब अच्छे पैमाने पर काम देखने में आ रहा है। और अगर अब हम बड़ी शाहराहों की बात करें या शहर के बेशतर हिस्से की बात करें तो हमें बेशतर हिस्सों में सूरत हाल माजी करीब की निस्बत काफ़ी बेहतर दिखाई देती है। जिन एरियाज़ की आप बात कर रही हैं ये एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं लाहौर के, जो मतलब मुख्तलिफ और ये वो इलाके हैं, मतलब इनमें वो इलाके भी हो सकते हैं जो कदीमी इलाके हैं, वहाँ पर भी कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन बेशतर इलाके ऐसे होते हैं कि जो बगैर किसी प्लानिंग के मतलब वहाँ पर आबादी होना शुरू हो जाती है। फिर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता इब्तिदा में, तो लोग इसलिए घर बना लेते हैं कि चलो बाद में सारा कुछ आ ही जाएगा ना। मतलब ऐसी ऐसी जगहों पर भी लोगों ने घर बनाए या जगह ली, क्योंकि एक तो सस्ती आ जाती है, वहाँ पर ना गैस है, ना पानी है, ना सीवरेज है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक प्लॉट ले लिया और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर ली। उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है जी कि यहाँ पर वाटर सप्लाई दी जाए, सुई गैस दी जाए। और जिस मतलब सूरत हाल ये है कि कभी आप ये जाएं ना, इधर शादरा का ब्रिज क्रॉस करते सारी लेफ़्ट साइड पे आप नीचे उतर जाएं तो आगे फ़रखाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया सारा आता है। अच्छा। तो उस इंडस्ट्रियल एरिया का जो पानी है ना, वो एक बहुत बड़े गंदे नाले की सूरत में थोड़ा सा आगे जाके दरिया रावी में गिर जाता है। अच्छा, जहाँ से वो दरिया रावी में गिरता है ना, तो वो जगह भी दरिया रावी की ही है। अच्छा। रावी की अपनी जगह है, मतलब वो जहाँ गिरता। अच्छा, उस जगह पर भी मैंने हाउसिंग स्कीम देखी है। आप मुझे बताइए कि वहाँ पर अगर गंदगी नहीं होगी या वहाँ पर पानी नहीं होगा या वहाँ पर सुई गैस नहीं होगी तो इसके लिए कसूरवार अब अगर हम हुकूमत को ठहराएं तो ये तो बात गलत है। अच्छा, जब मैंने वहाँ लोगों से पूछा कि आपने ये क्यों, आपको नहीं पता कि ये दरिया की जगह? उनको जी पता है। तो मैंने कहा फिर ले क्यों ली? उन्होंने कहा जी सस्ती थी, हमने ले ली, हमने यहाँ पे घर बना लिया, आप कौन सा दरिया में पानी आता है। तो अब ये आप देखिए कि जाहिर है जो मुतल्लिका अहलकार हैं उनको भी पता होगा कि भाई यहाँ पर घर बने हुए, मतलब ये मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया। और उनके दरमियान से वो जो बड़ा सा नाला है ना, वो बड़े ही जहरीले पानी का, वो दरिया रावी में गिर रहा है और विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी ट्रीटमेंट। मतलब अब तो खैर आज दरिया रावी में कोई आबी हयात रह ही नहीं गई, तो जो थोड़ी बहुत होगी, लेकिन उसका इशू ये बड़ा बनता है कि ये जो पानी इसमें गिरता है ना, ये आगे जाके हैड सुलेमान की से जो 2 नहरें निकलती हैं ना, ये सारा आगे वो उनको फसलों को दिया जाता है ना पानी।
तो अब जब ये पानी फसलों को लगाया जाता है केमिकल तो फिर ज़्यादा आप, जो पानी जब मिलेगा उसमें तो फिर वही चीज़ें हमारे घर में आती वही है चीज़ खाने हमारे पीने। घर में आती है। इसलिए माहिरीन ग़िज़ाइयात कहते हैं भाई आप सब्जियां तो खानी हैं, वो तो आप छोड़ नहीं सकते, तो ये आप कर सकते हैं कि उसको ना गर्म पानी से कम धो लिया करें। हाँ, गर्म या पानी फिर से। घरों में उगाना शुरू कर दें, गार्डनिंग वो शुरू तो कर खैर दें। एक अलग चीज़ है, हाँ। लेकिन घरों में भी आप कहाँ, अब तो सारे घर भी पक्के हो गए और मतलब उसके अच्छा अब पहले तो ठंडे पानी से गुजारा हो जाता था, तो क्या वो कहते हैं यार गर्म पानी कर लिया करें तो थोड़ी सी और सेफ्टी हो जाएगी। सो इस तरह की सूरत हाल में तो हम सांस ले रहे हैं, तो ऐसे में इस तरह के प्रोग्राम का इनिशिएटिव लेना ये बिलाशुबा एक अच्छी बात है। और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि अगर मुझे सरकारी इदारों में रैंकिंग करनी पड़े ना, तो टॉप पे जो 2 इदारे आते हैं, जो टॉप पे है वो मेरी नज़र में 1112 है और LWMC और LWMC है, क्योंकि जब तक LWMC वजूद में नहीं आई थी ना, उससे पहले तो लाहौर की हालत इतनी बुरी हुआ करती थी कि जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। खुसूसन ईद उल अज़हा के जो दिन आते थे तो ताफुन की वजह से सांस लेना भी मुहाल हो जाता था। कई कई हफ्तों तक वो लाइशें और वो ताफन फैलाती रहती हैं। ओह मेरे खुदा, यानी ईद उल अज़हा एक मतलब सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का मौका होता था। जब वो करीब जैसे जैसे आती तो दिल दहलना शुरू हो जाता था, और कई दिन ना उस ताफुन की वजह से खाना खाने को जी नहीं चाहता था। LWMC आई, उसकी वजह से बहुत सारी सूरत हाल बेहतर हुई, और अब तो पंजाब में सूबाई सतह पर ये इनिशिएटिव लिया गया, हुकूमती सतह पर तो सूरत हाल और इसमें बेहतरी देखने में आई। लेकिन गवर्नमेंट का दावा है जी कि 80% तो हम इसको कर देंगे सफाई को, और 20% जो सफाई है वो समाजी रवैयों में तब्दीली से आएगी। और विच इज़ ट्रू, समाजी रवैया तो सबसे अहम होता है। बेशक ऐसा ही है, ये तो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि हम खुद ही नहीं अपने आप को साफ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे तो हुकूमत कितना कि डंडा चला ले, कितना भी कर लेगी ना, वो नहीं चीज, वो सक्सेसफुल वो प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता। और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पिछली दफ़ा मैंने प्रोग्राम में आपसे बात की थी कि मतलब मैं अपनी स्ट्रीट की 2 दिन सफाई करता हूँ, तो इतनी खूबसूरत है कि जो कल वो कुछ दिन पहले वो एक साहब आए, वो पता नहीं किसी काम से, तो वो मुझे कहने लगे यार आपकी गली कितनी साफ़ सुथरी और खूबसूरत। तो मैं आपके लिए तस्वीरें भी बना के लाया, मेरे मोबाइल में पड़ी होंगी कि शायद आप समझ कि यार ये स्ट्रीट लाइटें लगी, इतनी साफ गमले पड़े हुए हैं, तो ये आप कैसे करते हैं? हाँ। मैंने कहा क्या करते हैं, हमारी स्ट्रीट में 5 घर हैं, हाँ। सब अपने अपने घर की सफाई करते हैं, और जो भी होता है अपने घर के सामने सफाई करते हैं, जो भी होता है उसको पैक करके अंदर रख लेते हैं, जब वो कूड़ा उठाने वाला आता है वो उसको दे देते हैं। इतनी सी बात है। और हमने तो कोई बंदा भी नहीं लगवाया, वो हम खुद करते हैं अपनी स्ट्रीट की सफाई। और बच्चे वहाँ पर शाम को स्ट्रीट लाइट चौंके लगी, अब मौसम भी खुशगवार हो गया, कदरे बच्चे वहाँ पर बैठते हैं, उस खवातीन आपस में वहाँ पर और अब हम सोच रहे थे कि उसमें कुछ बेंच लगवा दें ताकि बच्चे बैठ के गपशप कर लें, और मतलब है ना, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब अगर हम अब रात को बंद करेंगे अपनी दुकान, और बंद करने से पहले उसका सारा कूड़ा किरकट जो है उसको हम बाहर सड़क पर फेंक देंगे, और उसके बाद हम कहेंगे कि जी के LWMC वाले सफाई नहीं करते, तो फिर इसके लिए अब बताइए उनको 100 करोड़ की सज़ा होनी चाहिए ना, जो कहते हैं। अच्छा फिर क्या करते हैं कि उसको दुकान के सामने करके फिर उसको ब्रश के साथ सड़क के दरमियान में डाल जाते हैं, या गली के दरमियान में डाल जाते हैं। ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही है। तो फिर जब गवर्नमेंट जुर्माना करती फिर कहते हैं जी कि देखे जी ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो ये जो समाजी रवैये ना, ये बहुत 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 अहम होते हैं, और हम सब समझते हैं सफाई की अहमियत को, लेकिन करना नहीं चाहते। पता नहीं क्या हमारा एक माइंडसेट बन गया हुआ है कि हम ना बस हर चीज़ में नेगेटिविटी, तनकीद और मतलब ये अजीब तरह की एक सूरत हाल हमारी सोसाइटी में पनप चुकी है। यानी हम जानते हैं कि ये हमारी गलती है किसी भी मामले में, लेकिन हम बहस करेंगे। हम फिर भी बहस करेंगे। आप ट्रैफिक, आप किसी बंदे को देखें ना, किसी भी बंदे को जिसका बाजू बंधा है या चोट आई है, क्या कहें एक्सीडेंट हो गया ना, कैसे वो पाजी मैं तो सीधा ही जा रहा था, पता नहीं वो किधरों निकले ठा करके मेरे, कोई एक बंदा नहीं मानेगा। अब कह कर तजर्बा, हाँ कि मैं मतलब मैं तो बड़ा सीधा ही जा रहा था, मुझे पता ही नहीं लगा कित्थों आके बज गया। मतलब ये आप किसी से भी पूछ लें, वो कभी नहीं कहेगा कि मतलब उसमें मेरा भी मिस्टेक थी या मेरी भी गलती थी। ये इस तरह के हमारे समाजी रवैये हो गए हैं, और इतने ये खौफनाक सूरत हाल है ना इन रवैयों के हवाले से कि ना हम मतलब सही बात
करने की पोजीशन में है, ना सही बात सुनने की पोजीशन में है। इस तरह के हालात हो गए। चले इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। सुहेल साहब, हमें इमरान अकबर उन्होंने भी ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं कि सुथरा पंजाब जो प्रोग्राम है उसके हवाले से अभी तक क्या अपडेट्स हैं और पंजाब हुकूमत की तरफ से क्या क्या काम किए जा रहे हैं इसके ऊपर। इमरान साहब बताइएगा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि प्लान आउट तो किया गया है पंजाब हुकूमत का लाहौर समेत पंजाब भर को संवारने के हवाले से। देखिए मुनीबा, मैं तो अभी सियासत की बात सुन रहा था, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है और सफाई जो है इस वक्त हुकूमत पंजाब का जो है वो टारगेट है जिसमें सुथरा पंजाब को लेकर ये चल रहे हैं। और इसी सिलसिले में मुनीबा, आप पहले खुद बताएं कि आपको क्या सड़कों पे आपके गली मोहल्लों में सफाई नजर आ रही है? जी, अगर तो आ रही है, और मैं गाय बगाए यहाँ पे भी पूछता रहता हूँ, शहरियों से भी बात करता रहता हूँ, पहले से कदरे बेहतर है। क्योंकि अब चूंकि पहले तो होता था कि सिर्फ बड़ी नजर आती थी और बड़ी ईद, बड़ा इवेंट, बड़ी तैयारियां, और उसके बाद फिर खामोश होकर बैठ जाते थे। फिर हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है जगह मिल जाती थी। मगर इस बार जो है जो लिटरिंग है उसकी तरफ खासा ध्यान दिया जा रहा है। जो लिटरिंग हो रही है, जो जहाँ पे फर्क करे, मैं खुद ठीक नहीं हूँ तो मैं जो एसेसिनेशन कर रहा हूँ जो पूरे डिपार्टमेंट की, जो कि वर्दियां पहनकर सुबह शाम जो है वो सड़कों पे हमें सफाई करते हुए नजर आते हैं। असल में तो हीरो वो है, मगर मकसद ये कहने के कि तमाम जो सफाई सुथराई है उसके लिए हमें रोजाना डिप्टी कमिश्नर भी जो है वो दौरे करते हुए नजर आते हैं। और बड़ी बात है कि जब से वो 14 अगस्त से उन्होंने ऑर्डर संभाला है और अब तक वो रोजाना हमें दौरे करते नजर आते हैं। और फील्ड में जाना जो है वो आसान बात नहीं होती है। अगर वो जाते हैं तो उसका कोई ना कोई कम बैक मिलता है और उसके बाद जो है वहाँ पे सफाई सुथराई उन इलाकों की हो जाती है। अब ये सारी सूरत हाल इसी तरह चल रही है। सफाई सुथराई के ऊपर जो है हुकूमत जो है वो खुद भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। इस वाले से अगर देखा जाए तो लाहौर शहर एक मॉडल शहर है। इसको देखते हुए सुथरा पंजाब एक्टिविटी शुरू की गई। सुथरा पंजाब में टोटल जो है, जो सबसे पहले अप्रैल के महीने में 2024 अप्रैल में 51,000 मैट्रिक टन कूड़ा जो है उसकी रिपोर्ट सामने आई और उसमें बताया गया कि 37,000 मैट्रिक टन कूड़ा उठाया जाता है। बाकी 20,000 मैट्रिक टन कूड़ा जो है शहरों, देहातों और गाँव में जो है वहीं का वहीं रह जाता है, जिसकी वजह से ये गंदगी जो है वो नजर आती है और जिसकी वजह से आलूदगी का भी बाइस बन रही है। और आने वाले दिनों में शहरियों को काफी ज्यादा मसाइल और देहाती लोगों को काफी ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इसी सिलसिले में जो है ये 2 जो है खरब का प्रोजेक्ट है, यानी कि 1 खरब 87 अरब का ये प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम जो है लिया गया। और उसमें अब जो है देखा गया है कि जो तहसीलें हैं, खास तौर पे वो तहसीलों को 154 तहसीलें हैं पूरे पंजाब की, जिनमें से 144 तहसीलें जो है इन्होंने अब उसके ऊपर काम शुरू किया हुआ है। देखिए पहले लाहौर शहर में मशीनरी नजर आती थी, अब हमें सादकाबाद में भी मशीनरी नजर आ रही है, कामों की भी मशीनरी नजर आ रही है, गुजरांवाला, डस्का, मुल्तान, शेखुपुरा, हर जगह पे मशीनरी नजर आ रही है। पहले ये मशीनरी नहीं थी, क्योंकि पहले क्या हाथ सफाई, मैनुअल सफाई, जिसमें वर्कर ही वर्कर होते थे और कभी वर्कर आते थे कभी वर्कर नहीं आते थे। अब तो जो मशीनरी है, मशीनरी जो है वो 12 वर्कर्स का काम करती है। जैसा कि आपकी मेन शहराएं है लाहौर शहर की, जिसमें माल रोड है, माल रोड है, जेल रोड है, यहाँ पे वर्कर सफाई नहीं करते, यहाँ पे मशीनरी से सफाई करवाई जाती है ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। और इसके साथ साथ एक मैं बात लाजमी यहाँ पे कहूंगा कि इसमें जो है जो स्वीपिंग का जो अमल है उसमें पहले सबसे पहले पानी लगाया जाता है, उसके बाद जो है साइड जो फुटपाथ की साइड है वहाँ पे जो जितना भी वहाँ पे मट्टी होती है उसको स्टेप किया जाता है और ताकि आलूदगी ना फैले ना, ताकि वो फजा में। सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद है। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त, आप यहाँ पर है। मुझे इजाजत दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।